चाचा, बांध का पानी फिर से छोड़ा गया है। नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर है। गांव में पानी घुसने ही वाला है। क्या करें? घबराओ मत राजू, सबको बोलो कि अपने अपने ऊंचे स्थानों पर पहुंचे और जिनके पास ऊंचे घर नहीं हैं उन्हें मेरे बरगद की शरण में भेजो। लल्ला, जल्दी करो, रसद और पीने का पानी ऊपर मचान पर ले चलो। आज हमारी 10 साल की मेहनत की परीक्षा है। यह कहानी उस दौर की है जब कुदरत ने इंसान के घमंड को चूर चूर करने का फैसला कर लिया था। आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा जमाया था कि सूरज की रोशनी हफ्तों से शांतिपुर गांव की धरती को छू नहीं पाई थी। हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे मौत खुद कोई राग गा रही हो। शांतिपुर, जो अपनी खुशहाली और लहलहाते खेतों के लिए मशहूर था, आज अपनी बर्बादी के कगार पर खड़ा था। नदी, जो कभी जीवनदायिनी कहलाती थी, आज एक विकराल नागिन की तरह फुफकार रही थी। रात का दूसरा पहर था। बारिश की बूंदें घर की खटैल पर गोलियों की तरह बरस रही थी। तभी गांव की सीमा पर पहरा दे रहा राजू अपनी जान हथेली पर लेकर दौड़ता हुआ आया। चाचा, ओ दीनानाथ, चाचा, किवाड़ खोलिए। खुदा के वास्ते जल्दी बाहर आइए। प्रलय अब गांव की दहलीज पार कर चुकी है। अगर आप अब भी अंदर दुबके रहे तो यह लकड़ी का ढांचा आपकी कब्र बन जाएगा। जल्दी खोलिए चाचा। राजू बेटा, ये क्या हाल बना रखा है और ये कैसा शोर है? क्या नदी सच में अपनी सीमा लांघ चुकी है? मेरी छाती तो जोर जोर से धड़क रही है बेटा। सच सच बताओ, बाहर क्या मंजर है? चाचा, अब सच बताने का वक्त नहीं, भागने का वक्त है। ऊपर जो बड़ा बांध था वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। पानी का एक विशाल पहाड़ गांव की ओर बढ़ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधे से ज्यादा गांव खाली हो चुका है। लोग ऊंचे टीलों की ओर भाग रहे हैं, पर आप यहाँ यादों की पोटली बांधे बैठे हैं। चलिए चाचा, अपने परिवार को निकालिए, वरना यह सैलाब किसी को नहीं बख्शेगा। दीनानाथ का कलेजा धक से रह गया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर अपने इकलौते बेटे सोहन और बहू मीना को आवाज दी। सोहन, मीना, जो जहाँ है वैसा ही छोड़ दो। जेवर, पैसा, अनाज सब मिट्टी है। बस अपनी जान लेकर भागो। राजू कह रहा है कि मौत का तांडव शुरू हो चुका है। हमें उस पुराने पुल के पार जो ऊंचा टीला है वहां पहुंचना होगा। पिताजी, आप विचलित ना हो। आप लल्ला को अपनी चादर में लपेटिए और फौरन राजू के साथ आगे बढ़िए। मैं और मीना बस 2 मिनट में पीछे आते हैं। माँ की आखिरी निशानी और हमारे ज़रूरी कागजात उस लकड़ी के संदूक में है। उन्हें छोड़ना हमारे भविष्य को अंधेरे में डालना होगा। आप जाइए पिताजी, हम आपके पीछे ही हैं। नहीं सोहन, सामान फिर बन जाएगा, ये घर फिर खड़ा हो जाएगा, पर इंसान चला गया तो कुछ वापस नहीं आएगा। जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। बाबूजी, आप लल्ला को संभालिए, इसे ठंड लग जाएगी। हम बस संदूक उठाकर आते हैं, वादा करते हैं कि आपसे पहले टीले पर पहुंच जाएंगे। दीनानाथ ने भारी मन से लल्ला को अपनी फटी हुई गर्म चादर में लपेटा और उसे मजबूती से पकड़कर राजू के पीछे बारिश में निकल पड़े। बाहर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। हर तरफ चीख पुकार थी। जानवर अपनी रस्सियां तुड़ाकर भाग रहे थे। जैसे ही दीनानाथ घर से करीब 100 मीटर दूर पहुंचे, अचानक एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जैसे धरती फट गई हो। पानी की एक 30 फीट ऊंची दीवार शोर मचाती हुई आई और दीनानाथ के आंखों के सामने उनके घर को तिनके की तरह उड़ा ले गई। सोहन और मीना की आखिरी चीख वातावरण में गूंजी। पिताजी, लल्ला को बचा लेना। दीनानाथ वहीं पत्थर आ गए। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। लल्ला अपने पिता की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगा, पर दीनानाथ की चीख तो गले में ही फंस गई थी। वह गिरते पड़ते लल्ला को लेकर टीले की ओर भागे, जबकि पीछे उनका घर और उनके बच्चे पानी के राक्षसी वेग में विलीन हो चुके थे। टीले पर पहुंचकर दीनानाथ जमीन पर ढह गए। चारों ओर अंधेरा था, बस नीचे पानी के बहने का शोर था, जो किसी अजगर के फुफकारने जैसा लग रहा था। लल्ला ठंड और भूख से बिलख रहा था। तभी
अंधेरे में एक परछाई उभरी। वह एक अजनबी मुसाफिर था जिसकी पीठ पर एक झोला था और हाथ में एक छड़ी। बड़े मियाँ, कुदरत जब हिसाब मांगती है तो वह बहुत क्रूर हो जाती है। आपकी आंखों का सूनापन बता रहा है कि आपने आज बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? बेटा, अब कुछ शेष नहीं रहा। मेरा जवान बेटा, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू, सब उस पानी के राक्षस ने निगल लिए। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी उम्र भर की कमाई सब उस कीचड़ में दफन हो गई। अब बस ये बेकसूर मासूम बचा है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। मैं इसे क्या जवाब दूंगा? मैं इसे कहाँ ले जाऊं? इस ठंड में ये दम तोड़ देगा। हिम्मत मत हारिए चाचा। जो चला गया वह ईश्वर की अमानत था, पर जो जीवित है वह आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से 3 कोस दूर शहर की सीमा पर एक बड़ी सरकारी धर्मशाला है। जिला प्रशासन ने वहां राहत शिविर लगाया है। वहां आपको छत भी मिलेगी और इस बच्चे के लिए दूध भी। वक्त को कोसने से बेहतर है कि इस बच्चे के भविष्य के लिए कदम बढ़ाएं। चलिए, रास्ता कठिन है पर मैं आपके साथ चलता हूं। बेटा, तुम कौन हो? इस कयामत में फरिश्ते की तरह कहां से आए? मैं बस एक मुसाफिर हूं चाचा, जो वक्त की मार झेल चुका है। चलिए, रोशनी की एक किरण अब भी बाकी है। पूरी रात चलने के बाद पहली किरण के साथ दीनानाथ उस धर्मशाला पहुंचे। तभी वहां जिले के कलेक्टर साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे। दीनानाथ ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कलेक्टर की राह रोकी। साहब, मैं शांतिपुर का अभागा दीनानाथ हूँ। मेरे बेटे और बहू को सैलाब ले गया। मेरा घर जमीन दोज हो गया। मेरे पास इस बच्चे को खिलाने के लिए एक दाना नहीं है। क्या सरकार हमें सिर्फ मरने के लिए यहाँ लाई है? चाचा, शांत हो जाइए। मुझे पता है कि शांतिपुर पर क्या गुजरी है। आपकी क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता, पर सरकार आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगी। आप अंदर जाइए। आपके रहने और भोजन का प्रबंध कर दिया गया है। जब पानी उतरेगा तो हम आपको दोबारा घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। यह मेरा वादा है आपसे। दीनानाथ को एक कमरा दिया गया। वहां एक युवा सेवादार गर्म कपड़े और भोजन लेकर आया। चाचा, ये लीजिए गर्म कंबल और ये दूध लल्ला के लिए। आप भी थोड़ा दलिया खा लीजिए, वरना शरीर साथ नहीं देगा। बेटा, जब रूह ही मर गई हो तो शरीर को खिलाकर क्या करूंगा? पर इस बच्चे के लिए मुझे जीना होगा। शुक्रिया बेटा, तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो। रात के सन्नाटे में लल्ला ने दीनानाथ की दाढ़ी को अपने नन्हे हाथों से सहलाया। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था जो हर बच्चे के मन में होता है जब वह अपनी सुरक्षा का आधार खो देता है। दादाजी, माँ और पापा अब तक क्यों नहीं आए? क्या वो हमसे गुस्सा है? आपने कहा था कि वो बस पीछे आ रही है। क्या वो अब भी उस कीचड़ वाले घर में है? मुझे डर लग रहा है। मुझे माँ के पास जाना है। नहीं मेरे लल्ला, माँ पापा गुस्सा नहीं है। देखो, वो जो आसमान में सबसे चमकता हुआ सितारा दिख रहा है ना, वो तुम्हारी माँ है और उसके पास वाला सितारा तुम्हारे पापा हैं। ईश्वर को अच्छे लोगों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब वो वहीं से तुम्हें देखेंगे और जब भी तुम सोओगे वो हवा बनकर तुम्हारे गालों को चूम लेंगे। अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा लल्ला। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा किला बनाऊंगा जिसे कोई सैलाब नहीं छू पाएगा। क्या आप सच में मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे? कभी नहीं बेटा। मौत भी आएगी तो पहले मुझे इस बरगद की तरह मजबूत होना होगा जो सबको छांव देता है। 15 दिन बाद जब पानी पूरी तरह उतर गया तो दीनानाथ लल्ला का हाथ पकड़कर वापस शांतिपुर लौटे।
गांव अब गांव नहीं रहा था। जहां लहलहाते खेत थे, वहां केवल दुर्गंध मारती कीचड़ और मरे हुए जानवरों के अवशेष थे। दीनानाथ के घर की जगह सिर्फ 4 पत्थर बचे थे। सरकार से उन्हें कुछ राहत राशि मिली थी। दीनानाथ ने मेहनत मजदूरी शुरू की। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा कमरा तैयार किया, लेकिन सबसे अनोखा काम उन्होंने तब किया जब वे शहर से एक छोटा सा बरगद का पौधा लेकर आए और उसे अपने आंगन की दहलीज पर रोप दिया। दादाजी, सब लोग अपने घरों के आगे फूल लगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। आप ये बरगद क्यों लगा रहे हैं? माँ कहती थी कि बरगद बहुत बड़ा होता है, इसकी जड़ें घर को तोड़ देंगी। बेटा, ये पेड़ नहीं, ये हमारा भविष्य है। इंसान की बनाई दीवारें पानी के आगे कमजोर पड़ जाती हैं, पर प्रकृति का बनाया यह स्तंभ कभी नहीं गिरता। जब ये बरगद जवान होगा तो इसकी जड़ें जमीन को इतनी मजबूती से पकड़ लेंगी कि कोई भी सैलाब उन्हें हिला नहीं पाएगा। मैं इसकी ऊंची टहनियों पर तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। जमीन पर मौत नाचेगी और हम इस बरगद की गोद में सुरक्षित रहेंगे। यह मेरा और तुम्हारा रक्षक होगा। दीनानाथ की इस योजना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उन्हें पागल बुढ़ा कहने लगे। एक दिन पंचायत की बैठक में कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ओ दीनानाथ, क्या दिमाग की नसें ढीली हो गई हैं? घर के दरवाजे पर कोई बरगद लगाता है क्या? कल को इसकी जटाएं तुम्हारे घर को निगल जाएंगी और तुम कहते हो कि तुम पेड़ पर रहोगे। क्या तुम अब पक्षी बन गए हो? अरे छोड़ो भी, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। यह पेड़ बड़ा होने में 20 साल लेगा। तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? और इस मासूम लल्ला का क्या? इसे किसी स्कूल में डालो। यह पेड़ लगाने से इसका पेट नहीं भरेगा। भाइयों, मैंने अपनी जवान औलाद खोई है। मैंने मौत का वह चेहरा देखा है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम पत्थरों की दीवारें खड़ी कर रहे हो, पर याद रखना, नदी पत्थरों को बहा ले जाती है पर जड़ों को नहीं। मेरा बरगद मेरी तपस्या है। वक्त आने पर तुम खुद जान जाओगे कि पागल कौन था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दीनानाथ के चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं, पर उनकी आंखों में संकल्प की चमक वैसी ही थी। लल्ला अपने दादा का बहुत सम्मान करता था और वह बरगद, वह अब एक विशालकाय दानव जैसा दिखने लगा था, जिसकी सैकड़ों जटाएं जमीन में धंसकर उसे एक अजेय किले का रूप दे चुकी थीं। दीनानाथ ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने मजबूत बांस और लकड़ियों की मदद से बरगद की सबसे ऊंची और मजबूत टहनियों के बीच एक बहुत ही सुंदर और मजबूत मचान लकड़ी का घर बनाना शुरू किया। दादाजी, आप अब भी थकते नहीं? ये मचान इतना ऊंचा क्यों बना रहे हैं? यहाँ तक तो पानी कभी पहुँच ही नहीं सकता। बेटा, प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो वह इंसान की सोच से कहीं ऊंची होती है। हमें तैयार रहना होगा। यह घर हमारे लिए अभय दान होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोगों ने भी दीनानाथ की बात समझना शुरू की। कुछ युवाओं ने अपने खेतों की मेढ़ों पर बरगद और पीपल लगाना शुरू कर दिया। फिर वही साल आया जिसने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। आसमान फिर से काला हुआ। बादलों ने फिर वैसी ही भयानक गर्जना की। गांव के लोग इस बार डरे हुए थे, पर वे तैयार थे। राजू भागा भागा दीनानाथ के पास आया। चाचा, बांध का पानी फिर से छोड़ा गया है। नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर है। गांव में पानी घुसने ही वाला है। क्या करें? घबराओ मत राजू। सबको बोलो कि अपने अपने ऊंचे स्थानों पर पहुंचे, और जिनके पास ऊंचे घर नहीं हैं, उन्हें मेरे बरगद की शरण में भेजो। लल्ला, जल्दी करो। रसद और पीने का पानी ऊपर मचान पर ले चलो। आज हमारी 10 साल की मेहनत की परीक्षा है। देखते ही देखते पानी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कच्चे घर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। चीख पुकार मची थी, पर इस बार लोग संगठित थे। दीनानाथ के बरगद पर करीब 20 लोग शरण लिए हुए थे।
पानी नीचे 10 से 12 फीट तक चढ़ चुका था, पर वह बरगद अपनी जटाओं के सहारे चट्टान की तरह खड़ा था। दादाजी देखिए, हमारा पुराना घर जहाँ था वहाँ अब सिर्फ पानी है, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। आपकी दूरदर्शिता ने आज सबकी जान बचा ली। मुझे आप पर गर्व है। जब राहत दल और वही कलेक्टर साहब गांव पहुंचे तो वे दृश्य देखकर चकित रह गए। जहां पिछले सैलाब में सैकड़ों मौतें हुई थीं, इस बार एक भी जान नहीं गई थी। हर कोई किसी न किसी बड़े पेड़ या मचान पर सुरक्षित था। चाचा, मुझे याद है 10 साल पहले आप मेरे पास आए थे। आज आपने जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने साबित कर दिया कि तकनीक से बड़ी प्रकृति की समझ होती है। आपकी यह ट्री हाउस तकनीक अब पूरे प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लागू की जाएगी। आपने शांतिपुर को अमर कर दिया। साहब, यह मेरा चमत्कार नहीं, इस बरगद का वरदान है। मैंने तो बस अपने बेटे और बहू को खोने के गम को एक संकल्प में बदल दिया था। आज मेरा लल्ला सुरक्षित है और गांव का हर बच्चा सुरक्षित है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल उषा टून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।